हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हिंदी मीडियम के चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, आप कुछ भी मिस आउट ना करें। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और इकलौती बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होगी, जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका टॉपिक क्या है भैया? टॉपिक जरा सा लंबा लग रहा है। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां पर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी के बेसिक फंडे सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, थ्योरी बेस के अंदर, डेरिवेशन बेस के अंदर। तो लेक्चर हल्का सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बस बेफिक्र रहना है, क्योंकि आप ये समझ जाइए कि जो भी टॉपिक यहां लिख करके आ गए, जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आपके दिमाग में हर एक चीज बहुत ही सटीक तरह से बैठ जाएगी। दैट्स अ गारंटीड थिंग। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे कहना कि आपको थोड़ा सा ना इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा किस चीज को लेकर के, एक वायर को लेकर के। ठीक है, उस वायर का मैग्नीफाइड लुक सोच लो। और अब जरा सोच के देखो कि अगर वायर को अपन ने मैग्नीफाई कर दिया है तो वायर के अंदर हमें क्या क्या चीजें दिखाई देने वाली हैं। वायर के अंदर हमें बेसिकली दिखाई देने वाले हैं फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स। कौन दिखाई देने वाले हैं बेटा? फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देने वाले हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी है, ये लाजमी सी बात है। उसके पास क्या है बेटा? उसके पास एनर्जी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब वो एनर्जी आई कहां से? तो ये सब चीजें अपन पूरा देखने वाले हैं, जरा गौर करेंगे, पूरा स्टेप वाइज चलेंगे बेटा। पूरा अपन चलने वाले हैं कैसे बेटा? स्टेप वाइज, जरा गौर करेंगे अच्छे से। तो अब मेटल कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जिनको या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जिनको फ्री करवाना काफी आसान है। ठीक है, तो रिलेटिवली आसान है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे और कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स कंडक्टिविटी, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब मेटल कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली तभी तो वो मेटल है, तभी तो वो कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, अथाह समंदर। ठीक है, तो मेटल कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी नंबर डेंसिटी जो है ना वो है 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब। अब ये नंबर डेंसिटी क्या होता है? तो नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज नंबर डेंसिटी, तो नंबर डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप निकाल रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आप निकाल रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाकर के दबे हुए हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द नंबर डेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेटल कंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर मूव एट रैंडम डायरेक्शंस विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक ऐसे कंडक्टर को अगर आपने रूम टेम्परेचर पे रखा है, और अभी बैटरी वगैरह की मैंने बातचीत नहीं करी है। ठीक है, मेरे पास बस एक कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उस कंडक्टर को मैंने कहीं रख दिया है रूम टेम्परेचर पे। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो रैंडम डायरेक्शन में भग रहे होते हैं। ठीक है, यहां वहां भग रहे होते हैं। तो ये रैंडम मोशन कब देखने को मिलता है बेटा? जब कंडक्टर को रख दिया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो सारे मॉलिक्यूल यहां वहां भग रहे होते हैं लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। सारे इलेक्ट्रॉन यहां वहां भग रहे होते हैं लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। तो ये रैंडम मोशन दिखा रहे होते हैं। ये क्या दिखा रहे होते हैं बेटा? रैंडम मोशन दिखा रहे होते हैं। एज सिंपल एज दैट। नाउ
the direction of motion of these free electrons are so randomly distributed that the average thermal velocity of the electron is zero। तो यहाँ पे जो randomness होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो है ना वो इतनी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है कि जिसके वजह से जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो। अब ये थर्मल का जो टर्म यहाँ पे आया था, ये थर्मल का टर्म आने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो जरा गौर करेंगे। ये थर्मल का टर्म जो है आने के पीछे का लॉजिक क्या है, देखो बेटा, ये अपन ने बना दिया एक कंडक्टर, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दिया बेटा तुम्हारे लिए, ये अपन ने बना दिया एक कंडक्टर, और यहां से हमने निकाल दिए इसके पूरे कनेक्शंस, ठीक है। यहां से हमने निकाल दिया पूरा कनेक्शन, ये लगा दिया चल स्विच ताकि पूरा सर्किट का फील आ जाए, और फिर अपन ने स्विच को कर दिया है क्लोज, मतलब सर्किट हो चुका है बाकायदा एक्टिव, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके अंदर होंगे बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा आप गौर करें और बहुत ही अच्छे से गौर करें, ठीक है। अब जरा आप गौर करें और बहुत ही अच्छे से गौर करें। अब जरा देखें आप, जो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हर कहीं भग रहे होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो यहाँ, अच्छा एक सेकंड, एक काम करो, बैटरी मत अप्लाई करो अभी, ठीक है, बैटरी अप्लाई मत करो। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कैसे भग रहे होंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स हर कहीं भग रहे होंगे। ये वाला यहाँ जा रहा होगा, ये वाला यहाँ जा रहा होगा, ये यहाँ, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर। यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में है। क्यों भाई, यहाँ पे आपने कोई कंपल्शन नहीं लगाया इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यहाँ पे ये वायर कहाँ पे रखा हुआ है, ये वायर रखा है एट रूम टेम्परेचर। ये वायर कहाँ पे रखा है बेटा, ये वायर रखा है एट रूम टेम्परेचर। थोड़ी बहुत भी इसको हीट अगर मिल रही होगी रूम टेम्परेचर पे, अगर इस वायर को थोड़ी बहुत भी हीट मिल रही होगी तो उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास जा रही होगी, और उस एनर्जी को लेकर के, अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ वहीं कहीं, यहाँ वहां कहीं भगेंगे जरूर बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स भगेंगे जरूर, लेकिन यहाँ वहां भगेंगे रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब रैंडम डायरेक्शन में भगेंगे तो बात ही खत्म हो गई। अगर रैंडम डायरेक्शन में भागेंगे तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे करंट कितना बनेगा बेटा, जीरो, ठीक है। तो रैंडम वेलोसिटी है। तो अगर मैं इसका, अच्छा एक और चीज है, इसको बेसिकली कहा जाता है रैंडम थर्मल वेलोसिटी। इसको बेसिकली कहा जाता है रैंडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं, थर्मल और वेलोसिटी, रैंडम थर्मल वेलोसिटी। क्यों बेटा, बिकॉज ये वायर किसी रूम टेम्परेचर पर रखा है, और जो हीट है, ठीक है, और जो हीट है वो हीट एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई नेम केम एज रैंडम थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या होता है, जीरो। एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो कितनी हो जाती है बेटा, जीरो। और अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो यहाँ पे जो एवरेज करंट है ना वो भी कितना हो जाता है, जीरो। ये वाला फंडा आपको समझ में आया क्या, एवरेज करंट इज आल्सो कितना, जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये तब की कहानी है जब वायर को आपने बस एक रूम टेम्परेचर पे रख दिया है, ठीक है, और वो रूम टेम्परेचर की हीट की वजह से ही जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है, और कुछ भी यहाँ पे रीजन नहीं है, ठीक है, समझ गए पक्का। तो अगर कोई आपसे ये बोले कि क्या सिर्फ मोशन से करंट आता है चार्जेस के, जी नहीं सर, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से करंट आता है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है ना वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन यहां वहां भागेंगे तो ऐसे मोशन से करंट कभी भी डेवलप नहीं होता। करंट अगर बनाना है तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मूव करने चाहिए इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये तो रैंडम डायरेक्शन था, ये तो रैंडम डायरेक्शन था, इसको हटाओ, ये तो रैंडम डायरेक्शन था, इसको हटाओ, ठीक है। अब जरा आ जाओ बेटा किस वाले केस के ऊपर, अब आ जाओ जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले केस पे, ठीक है। अब तुमको दिखाते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा। अब यहां तुमको दिखाते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा, ठीक है। मेरे ख्याल तुमको ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा कि रैंडम में क्या होता है। तो भाई रैंडम में यहां वहां भग रहे इलेक्ट्रॉन, एनर्जी तो है लेकिन यहां वहां भग रहे हैं, किसी काम का मोशन नहीं है, ठीक है। अब देखो भैया मोशन तो अब शुरू होता है, अब देखो भैया मोशन तो अब शुरू होता है तरीके से, मोशन तो भैया अब शुरू होगा तरीके से, ठीक है। अगर आपसे कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करे तो आपको बैटरी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कोई आपसे बात कर रहा है अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको बैटरी या फिर सेल अब अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अब होता क्या है, जरा देखना है यहाँ पे जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जरा गौर करें इसमें आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है, ये है अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अपन ने इसको सेल में लगा के रख दिया। अब ये रहा अपने पास सेल का पॉजिटिव साइड, सेल का नेगेटिव साइड। इस प्लस की वजह से यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिविटी, इस माइनस की वजह से यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिविटी। अब जरा आप अच्छे से गौर करें, ध्यान दें जरा इस पे अच्छे से,
देखो भाई क्या होता है, ये सामने प्लस है तो इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, ये वाला यहां खींचेगा, ये वाला यहां, ये वाला यहां, और वो माइनस भी तो है तो ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट में धक्का देगा और प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ही खींचेगा। तो यहां पे कायदे की बात क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे कायदे की बात क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भाग रहे हैं, और अब जो वेलोसिटी है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी है इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पास जो वेलोसिटी है इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो। यहां पे एवरेज वेलोसिटी भी अगर देखी जाए तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो और यहां पे एवरेज करंट इज ऑल्सो नॉट जीरो। यहां पर एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एंड एवरेज करंट इज आल्सो नॉट जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बाकी तो भैया अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बकायदा तुमको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, तुम बेफिक्र हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है, ठीक है। The direction of motion of these free electrons are so randomly distributed that the average thermal velocity of the electron is zero. Average thermal velocity जो इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी है बेटा, जीरो है, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी करंट नहीं बन रहा एट रूम टेम्परेचर। थर्मल जो टर्म आया था ना वो क्यों आया था, देखो रूम टेम्परेचर पे जो रूम की हीट है ना बेटा, वो हीट एनर्जी वायर के पास जा रही है और फिर वही हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास जा रही है, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं, अदरवाइज मोशन नहीं होता। ठीक है, चले क्लियर क्लियर क्लियर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। पहले तो स्लाइड पे जो कुछ लिखा हुआ है पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलें इसको जरा क्लियर करें, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अपन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो इफ u1 u2 u3 अप टिल un, भैया अपने पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अपने पास क्या है, अपने पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सब जब मूव करना स्टार्ट करे होंगे तो u1 का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। u2 का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। अप टिल un का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आर रैंडम थर्मल वेलोसिटीज, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दीज आर द रैंडम थर्मल वेलोसिटीज ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। ऑब्वियसली ये रैंडम वेलोसिटी है। अगर आपने बैटरी अप्लाई नहीं करी है, अगर आपने बैटरी अप्लाई नहीं करी है, तब जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी उसे कहा जाएगा रैंडम स्पीड। क्या कहा जाएगा बेटा, रैंडम स्पीड। उसी का एवरेज क्या हो जाता है, जीरो के बराबर। उसी का एवरेज क्या हो जाता है, जीरो के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो u1 u2 u3 अप टिल un आर द रैंडम थर्मल वेलोसिटी of n free electrons in the metal conductor। तो तब जाकर के इसका जो एवरेज होगा, देन तब जाकर के इसका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगा, वो एवरेज थर्मल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा जीरो के बराबर। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो u1 का वेक्टर प्लस u2 का वेक्टर प्लस u3 का वेक्टर अप टिल un का वेक्टर, सबका एवरेज ले लेंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद एज अ रिजल्ट there will be no net flow of electrons or charge in one particular direction। भैया अगर एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी चार्जेस की जीरो आ चुकी है, इसका मतलब there is no net motion of charges, ठीक है। और अगर चार्जेस में कोई नेट मोशन नहीं है तो फिर कोई नेट करंट भी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है बेटा, अगर कोई वायर सिर्फ रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है और तुमसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बोलना कि हाँ मूव तो कर रहे हैं, लेकिन उस मोशन से करंट नहीं बनेगा। सवाल आएगा क्यों नहीं बनेगा करंट, तो बोल देना बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं लेकिन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जिस वजह से कोई भी नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, जिस वजह से नेट करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और charge in one particular direction in a metal conductor, hence no current, therefore zero current in a wire which is placed at room temperature, ठीक है। बैटरी वगैरह अप्लाई नहीं करा है ना, तो कौन सी वेलोसिटी होगी, आरटीवी मतलब रैंडम थर्मल वेलोसिटी। मेरे ख्याल से पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा बेटा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। अब
ये हो चुका है। अच्छा, अब क्या है मसला, अब है कि भैया अब तो बैटरी अप्लाई कर दी गई है, ठीक है, और ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हम लोग यहां बाकायदा देख चुके थे कि बैटरी को अप्लाई करने से सबसे शानदार क्या इसके अंदर हैपनिंग होती है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागना शुरू कर देते हैं। यहां पे तुम देख रहे हो, यहां पे रैंडम डायरेक्शन था, ठीक है, यहां पे सबसे स्ट्राइक करने वाली बात क्या थी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे गौर करेंगे ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, यहां तक कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले चले चले, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाओ यहां पे जरा देख लो क्या होता है। एक मेरे पास कंडक्टर है, उसका मैंने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया, उसको अपन देखते हैं मैग्नीफाई करके, ठीक है। एक कंडक्टर था, उसका अपन एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब जरा देखो इसको मैग्नीफाई करके, भाई ये तुम्हारे पास चार्ज है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये भी तुम्हारे पास चार्ज है जो वहां मूव कर रहा है। सारे के सारे चार्जेस जो है ना वो मोशन में आ चुके हैं बेटा, सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो जग चुके हैं। अब वो मोशन में आ गए, मतलब क्या, वो किस तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, उस तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या होगा, देखो भैया हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो चार्जेस है ना, अपन लेके चल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर बेसिकली फ्री एंड दे आर फ्री टू मूव एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर राइट साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब राइट साइड में क्या आ रहा होगा बेटा, राइट साइड में आ रही होगी पॉजिटिविटी, ठीक है, और यहां से उस तरफ की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या आ रहा होगा बेटा, लेफ्ट साइड में आ रही होगी नेगेटिविटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या आ रहा होगा बेटा, लेफ्ट साइड में आ रही होगी नेगेटिविटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सर्किट पूरा बना कैसे होगा जरा गौर करेंगे, ठीक है, ये सर्किट पूरा बना कैसे होगा जरा गौर करेंगे। ये लो बेटा, ठीक है, यहां नेगेटिविटी, तो ये लगा दिया नेगेटिविटी, आया है, क्या बात है। और फिर यहां से अपन लेकर के आ जाएंगे इसको टक, 2 मिनट बस, 2 मिनट बस, 2 मिनट, खत्म, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर हो गया बेटा। तो ये सर्किट अपन ने ऐसा बना के रख दिया। अब यहाँ पे क्या, इस वायर के अंदर क्या हो रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट हो चुके हैं, और वही तो अपने को चाहिए था, उसी से अपने को मतलब था, ठीक है। तो क्या लिखा है, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जरा गौर करते हुए चलना, हर एक वर्ड पे गौर करते हुए चलना, कुछ मिस ना हो जाए। व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ मेटल कंडक्टर। भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने कैसे अप्लाई कर दिया, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना हमारा बाएं हाथ का खेल है, बस वोल्टेज कैसे लगा दिया, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले, तो क्या है कि व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ मेटल कंडक्टर, देन वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ऑब्वियसली जरा गौर करें आप, यहाँ पे ये माइनस था, ये प्लस था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुई होगी ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई होगी किस तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई होगी इस तरफ, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है, व्हाइट पे पीला बहुत चमक रहा है क्या, बट चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना तुम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सेटअप हो चुकी है, किस तरफ काम करिए इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करिए सर इस तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस से माइनस निकलती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में खास बात क्या होती है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां पर हो जाएगा बेटा, राइट में हो जाएगा, ठीक है। चल, is set up inside the conductor, ठीक है। As a result, the free electrons in the conductor experiences a force in the direction opposite। मैंने वही तो कहा था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप हो गई है ना, तो as a result the electrons will experience a force in the direction opposite to that of electric field and are accelerated towards the from the negative end to the positive end of the conductor। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिव एंड से निकल चुके हैं और पॉजिटिव एंड को अप्रोच कर रहे हैं। फिर से बोल दूं क्या, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिव एंड से निकल चुके हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन, और पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा। अब जरा एक बार इसको नोट डाउन कर लो यार, एक बार जरा तरीके से इसको नोट डाउन कर लो,
हो जाएगा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बेटा, तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने क्या कर दिया, दिशा दे दी। यहाँ पे इससे पहले वो दिशाहीन यहाँ वहां भटक रहे थे, एनर्जी तो थी उनके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी तो थी। अब वो एनर्जी आई कहां से इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी तब आई जब वो वायर किसी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। अब वो रूम की पूरी हीट उसके पास आ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी तो आ गई है, लेकिन वो एनर्जी का क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, जब तक आप उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं भेजोगे तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी का, वो एनर्जी के साथ यहां वहां भटक रहा था, रैंडम मोशन शो कर रहा था। क्या शो कर रहा था बेटा, रैंडम मोशन शो कर रहा था। ठीक है, फिर आपने बैटरी अप्लाई कर दी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का लग गया इलेक्ट्रॉन्स को, अब इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अब जो स्पीड होती है भागने की उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, चलें, क्लियर, आगे बढ़ो बेटा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी जरा इसमें और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑन देयर वे the accelerated free electrons suffer frequent collision against the copper या फिर कॉपर के एटम्स या फिर आयंस and lose their gained kinetic energy। आप जरा यहां पे गौर करें, यहां देखो, जब इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर दी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो एक बात समझते हुए चलना, किसी एक इलेक्ट्रॉन में फोकस कर ले, इन 6 में से किसी एक को पकड़ ले। मैंने सिर्फ दिखाया यहाँ पे 6 हैं, लेकिन होते बिलियंस में। ठीक है, तो हुआ क्या है भाई, अब किसी एक पर फोकस करो, पूरा इमेजिन करते हुए चलो, पूरा इमेजिन करते हुए कि अपने पास एक कंडक्टर है, एक वायर के अंदर हम चल रहे हैं। ठीक है, एक वायर के अंदर का पूरा अपने को विजन दिख रहा है। अब उस वायर के अंदर क्या क्या है बेटा, उस वायर के अंदर बहुत सारे सट 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 निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं, आसपास बहुत सारे एटम्स भी हैं, एटम छोड़ो डस्ट पार्टिकल्स भी है, डस्ट पार्टिकल छोड़ो वायर की बाउंड्री भी है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर तुम्हारी फिल्म चल रही है, इलेक्ट्रॉन यहां वहां जा रहे हैं, लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली अट्रैक्शन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली एक साइड से क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है, तब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो क्या ये बिना टकराए आगे निकल जाएंगे, भाई चांस ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन के आसपास का सिनेरियो में खाली स्पेस नहीं है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो इसकी टक्कर पे टक्कर तो होगी। ठीक है, अब होता क्या है ना, जब इसकी पहली टक्कर हुई, मान ले अभी इसने स्पीड अप लिया, सट करके बस स्पीड में से करके निकल रहा है, लेकिन टक्कर कहीं से हो गई। ठीक है, जब टक्कर हो गई तो क्या होगा पता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो अब तक काइनेटिक एनर्जी आई थी वो लूज हो गई ना। ठीक है, लेकिन जब ये एनर्जी लूज हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो क्या इलेक्ट्रॉन वहां बैठ जाएगा, रोना शुरू कर देगा? भाई इलेक्ट्रॉन नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? बिकॉज सामने वाली से अट्रैक्शन तो आ रहा है। सामने वाली से अट्रैक्शन का मतलब ये होता है बेटा, इस वाले एंड से अट्रैक्शन भी तो आ रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रास्ते में कहीं अगर टक्कर हुई तो इस इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज आउट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ना बंद नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाली से अट्रैक्शन आ रहा है, मतलब प्लस से अट्रैक्शन आ रहा है, तो बस चिपकना है प्लस में। अब ये बीच में कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाएं, इलेक्ट्रॉन जाएगा, टकराएगा, एनर्जी लूज करेगा, लेकिन वहां बैठ के रोना शुरू नहीं कर देगा, आगे फिर से बढ़ेगा, क्योंकि सामने वाली से क्या आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है। आगे जाएगा, रास्ते में खट से फिर एक आइटम आ गया, फिर ठुक गया, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी चलो लूज भी हो गई, लेकिन फिर भी वो बैठ के रोना शुरू नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि सामने वाली से क्या आ रहा है, सामने वाली से अट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हल्का सा आगे बढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की टक्कर फिर से किसी आइटम से हो गई, डस्ट पार्टिकल से हो गई, भाई टकरा गया, गिर गया, लेकिन बैठ के रोना शुरू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाली से क्या आ रहा है, सामने वाली से आ रहा है अट्रैक्शन। यही तो भैया खूबसूरती है इस चीज की, कि इलेक्ट्रॉन कितना भी ट्राई कर ले, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है प्लस में चिपकने से। ठीक है, बीच में कितने भी ऑब्स्टेकल तो माने दो, लेकिन होता क्या है कि इवेंचुअली शादी तो होके ही रहती है। समझ गए तुम इस बात को? अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा केस है भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत बड़ा केस है। ठीक है, अब मैं तुमको उस तरफ लेके नहीं जाना चाहता, तो ये वाला फंडा तुम्हें पूरा क्लियर हो चुका है बेटा। अब एक काम करो ना यार, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑन देयर वे द एक्सेलरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन सफर फ्रीक्वेंट कोलिजन अगेंस्ट द कॉपर एटम्स या फिर आयंस एंड लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन फिर भी सामने वाली से अट्रैक्शन आ रहा है, तो मूव करना तो बनता है, जाके चिपकेगा। आफ्टर ईच कोलिजन द फ्री इलेक्ट्रॉन आर अगेन एक्सेलरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे वो प्लस का अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। ठीक है, एंड लूजेस, अच्छा फिर से कोलिजन होगा और फिर नेक्स्ट कोलिजन होगा, फिर से एनर्जी लूज करेगा, लेकिन अट्रैक्टेड तो है ही टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, जाके इवेंचुअली चिपक जाएगा। ठीक है, इट मींस दैट, सुनना अच्छे से,
It means that the extra velocity gained by the free electron is lost in the subsequent collision. ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप हुआ, थोड़ा सा गेन आया वेलोसिटी में, लेकिन आगे जाकर के फिर से होगी टक्कर, फिर से एनर्जी जो है वो लूज हो जाएगी, लेकिन बैठ के रोना शुरू नहीं करेगा, आगे फिर से बढ़ता चलेगा, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज सामने वाली का अट्रैक्शन आ रहा है, प्लस से अट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, इट मींस दैट ओके 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 सब्सिक्वेंट कोलिजन द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा टिल द इलेक्ट्रॉन रीचेस द पॉजिटिव साइड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा बेटा? जब तक इलेक्ट्रॉन जाकर के चिपक नहीं जाता। ठीक है, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले, मान ले ये लड़का है, ठीक है, और ये लड़की है, अब करनी है शादी, अब करनी है शादी। एक तो भैया तुम कमाते भी कम हो, ठीक है, ऊपर से क्या उसकी फैमिली बहुत अमीर है, और तुम्हारी फैमिली घर वालों का नाम न लेना बच्चे डर जाएंगे। अब देख क्या है भाई, रास्ते में क्या है भाई, अब देखिए लड़की है, अब लड़की के क्या है, पिताजी आएंगे, फिर माताजी आएंगे, फिर फूफा आएंगे, ठीक है, फिर मामा वगैरह सब आएंगे। अब क्या है कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, और ये जिसका अट्रैक्शन आ रहा था, सामने वाली का अट्रैक्शन प्लस का मतलब क्या, ये अपने पास प्लस का साइड है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा होगा तो इनसे कोलिजन होगा। ठीक है, पापा से पहले कोलिजन होगा, इनसे एक बार मीटिंग होगी, मान ले मीटिंग अगर फेल भी हो गई तब भी क्या अपना इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा? नहीं भाई, आगे जाकर के मम्मी के पैर पकड़ेगा। ठीक है, अब मान ले मम्मी ने भी पैर से लात मार दी तो उसके बाद क्या करेगा भाई, फूफा के पैर पकड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रास्ते में और भी आइटम्स आएंगे, तब जा करके शायद ऐसा हो सकता है कि इनका गठबंधन हो जाए। ठीक है, अपने वाले केस में क्या हो रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अपने वाले केस मतलब ये इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन वाले केस में तो इवेंचुअली जाकर के वो चिपक ही जाएगा, क्योंकि यहां पे चाचा ये मामा वगैरह नहीं है, यहां पे सीधे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चिपकना है तो चिपकना है। ठीक है, समझ गए इस पूरी बात को बेटा? तो अब जरा इस वाली कहानी का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे लेके चलते हैं आपको। चलिए ठीक है भैया, तो ये वाला एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपके दिमाग और दिल में अच्छे से बैठ गया होगा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते। तो भैया कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको चिपकना है प्लस में, तो चिपकना है प्लस में, भले ही बीच में कितने आइटम्स आ जाएं, कितनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी को लूज आउट करवा दें, लेकिन बची कुछ एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ेगा। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि सामने वाली से क्या अट्रैक्शन आ रहा है, सामने वाली साइड से क्या अट्रैक्शन आ रहा है इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। आगे जरा बढ़ा जाए, अब आते हैं बेटा प्रॉपर्ली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, बैटरी का एप्लीकेशन हो चुका है, बैटरी एक बार लगा दी तो अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिस वेलोसिटी के साथ, उसे कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जरा कहानी को शुरू करें यहां से। अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन अक्वायर्स स्मॉल वेलोसिटी विच इज बाय वर्च्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आ जाएगा, सामने से आएगा फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब क्या इलेक्ट्रॉन के पास पहले से थोड़ी बहुत तो थी रैंडम थर्मल वेलोसिटी आरटीवी, उसमें जाकर के एक्स्ट्रा वेलोसिटी किसके वजह से ऐड हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा था ना बेटा, तो सामने वाले साइड से जो अट्रैक्शन मिला, उस अट्रैक्शन के कारण हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन तेज भागना शुरू कर दिया, तो कुछ वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन में ऐड हो गई, और पहले जो वेलोसिटी थी उसका नाम क्या था, आरटीवी, रैंडम थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। दीज वेलोसिटीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये जो वेलोसिटीज होती हैं वो होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ड्यू टू इट ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्स द कर्व्ड पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन से पहले जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है दैट इज अ बेसिकली कर्व्ड पाथ, बिकॉज वो एक्सेलरेटेड भी है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो पाथ होता है ना वो हो जाएगा कर्व्ड पाथ। इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। बैटरी अप्लाई कर दी है, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड दैट विद दैट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी को कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, पक्का, चलें आगे बढ़ें। अच्छा, द एवरेज, अब क्या हो गया भैया, अब जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना, तो अब मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है, यहां पर एवरेज वेलोसिटी जीरो बिल्कुल नहीं होती है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर जीरो नाउ। ठीक है, इट हैज सम लिटिल वैल्यू टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फिर लिखा है यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी डायरेक्शन, पूरी डेफिनेशन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के साथ सारे इलेक्ट्रॉन जाकर के चिपकना चाहते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ये आपके सामने पूरी लिखी है डेफिनेशन, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हो गया बेटा पूरा फंडा क्लियर। चलें आगे बढ़ें। तो ये थे अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक काम करेंगे बेटा, अपन एक बार ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो पूरा डेरिवेशन है एक बार जरा वो देख लो। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब जरा देखेंगे अपन
डेरिवेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं डेरिवेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या होगा, v सबस्क्रिप्ट d से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, v सबस्क्रिप्ट d से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा देखना स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, समझो, पूरी कहानी समझो। ये बनाया अपन ने कंडक्टर, ठीक है, ये बना लिया अपन ने कंडक्टर, और अब यहां पे अपन अटैच कर देते हैं, चलो भैया, एक बैटरी सेटअप या सेल सेटअप। स्विच लगा दिया ताकि आपके कंट्रोल में रहे ये पूरा सर्किट, और जैसे ही हमने स्विच को ऑन कंडीशन में डाल दिया है तो अब यहाँ पे पूरा पाथ क्लोज हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भैया भर भर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऐसे भर भर के इसके पास क्या है बेटा, बहुत 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 सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारे के सारे देख क्या होता है, पहली बात तो ये था प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये था माइनस, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन मिल रहा है, तो ये वाला यहाँ भागेगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो सारे इलेक्ट्रॉन दरअसल भाग रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूं कि व्हाट इज द रैंडम थर्मल वेलोसिटी इनिशियली, तो वो हो जाता है 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैंने u लिखा है ना, तो u का मतलब बेसिकली क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब तुम जरा गौर करना कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल केस क्या था, तो बेटा इनिशियल केस तो तब था जब कोई बैटरी आपने अप्लाई करी ही नहीं थी, ठीक है। और जब आपने बैटरी अप्लाई नहीं करी तो क्या वेलोसिटी थी, RTV, रैंडम थर्मल वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द वेलोसिटी बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, दैट इज रैंडम थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 0 के बराबर। और आप सब जानते हैं कि जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, वो होती है 0 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो u हो गया रैंडम थर्मल वेलोसिटी। बेटा v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और ये दरअसल कौन सी वेलोसिटी होगी, ये होगी वेलोसिटी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, ठीक है। मतलब बैटरी को लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v सबस्क्रिप्ट d, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी दरअसल क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v सबस्क्रिप्ट d। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, u हो चुका है, v हो चुका है, उसके बाद a क्या होगा तेरे पास बेटा, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, भाई कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन। उसके बाद यहाँ पे t जो होगा ना उसको मैं लिख दूंगा दरअसल टाउ, और टाउ का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, t को मैं लिख दूंगा टाउ, और टाउ का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। t को मैं लिख दूंगा टाउ, और टाउ का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलेंगे अपन इत्मीनान से। देखो बेटा क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस AT होता है, सही बात है। v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस AT होता है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब भाई क्या है कि हमने चेक कर लिया कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी मतलब रैंडम थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a टाउ, ठीक है। तो ये बचेगा सिर्फ a टाउ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा, ये वेलोसिटी हो चुकी है ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट, ठीक है। बेटा a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ये होता है फोर्स अपॉन मास इनटू क्या हो जाएगा, टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब जरा गौर करना बेटा, फोर्स को अपन खोल सकते हैं, ठीक है। F खुल जाएगा Q इंटू E में, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड में। F खुल जाएगा किसमें बेटा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में, QE अपॉन M इंटू क्या हो जाएगा, टाउ। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ पे आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, और नीचे आ जाएगा मास। तो अपने पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा E टाउ बाई M। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बताओ भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा पूरा क्लियर हो गया क्या, अपने पास फॉर्मूला क्या आ चुका है, E टाउ बाई M, ठीक है। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी यूनिट क्या होगी भाई, जरा सोचो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी भाई, किसी भी तरह की वेलोसिटी हो क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा, मास का कोई जिक्र नहीं है,
L की पावर 1 T की पावर -1, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही शानदार तरह से। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कॉपी किताब अगर लेके बैठे हो तो फिर नोट करते हुए चलना, ठीक है। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलो बेटा, तो ये अपने पास हो चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो चुका है, डेरिवेशन उसका प्रॉपर्ली हो चुका है। अब आते हैं डेरिवेशन, हाँ ये अपना हो चुका। अब आते हैं मोबिलिटी के ऊपर। तो मोबिलिटी क्या होता है ना, मोबिलिटी इज जस्ट अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। वही लिखा है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। मोबिलिटी को म्यू से करेंगे रिप्रेजेंट। अब जरा गौर करते हुए चलना, मोबिलिटी इज देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो 1/e को बाहर रख ले। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ ओवर m। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E टाउ ओवर m। उसके बाद यहां पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कट जाएगा, और अब जो बचेगा तेरे पास में मोबिलिटी, ध्यान देना, अब जो बचेगा तेरे पास में मोबिलिटी वो क्या बचेगा, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर यहां पे आ जाएगा टाउ, और नीचे का बचेगा m। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जरा अपन बात करते हैं यूनिट की। किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। सुनते हुए चलना क्या था, तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है भाई साहब। जो अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मोबिलिटी के हिसाब से मीटर को रखो, कूलम को ऊपर उचका दो, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बचेगा, न्यूटन, और ये बचेगा सेकेंड। तो मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर दो ना, मीटर कूलम अपॉन पर न्यूटन पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से अब फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज जस्ट द मोबिलिटी इज जस्ट द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। हाँ कि ना भाई, पक्का क्लियर है, चमक रहा है, पक्का सिंपल लग रहा है, इतना ही सिंपल है, ठीक है। चलें, उसके बाद भाई इसको यहां पे डिफाइन कर दिया गया है, टाउ को कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब सवाल ये है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो जरा गौर करें। जैसे मान लो कि यहां पे क्या है, बहुत सारे पत्थर हैं, यहां क्या है, बहुत सारे क्या है, आसपास चीजें हैं। अब एग्जाम्पल देता मैंने शादी वाला, कि भैया पहले पापा को पटाओ। सबसे पहले तो क्या है कि लड़की से बात करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद जब वो मान गई हैं तो उसके बाद फिर पापा से बात करो, फिर मम्मी से बात करो, फिर वो पूरी फैमिली गैदरिंग करवाएंगे, सबसे बात करो। तो ये सब बेसिकली क्या है, बाद में बनेंगे फैमिली मेंबर। अभी तो ऑब्स्टेकल ही है ना, बाद में बन जाएंगे फैमिली मेंबर, अभी तो ऑब्स्टेकल ही है। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा तो भैया पहली टक्कर इसके साथ होगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहां आएगा, ये होगी दूसरी टक्कर, फिर ये यहां जाएगा तीसरी टक्कर, फिर यहां जाएगा चौथी टक्कर, फिर यहां जाएगा पांचवी टक्कर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई एक बात पे जरा गौर करते हुए चलना, जब इलेक्ट्रॉन ये से टकरा के जा रहा है तो भैया पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में जो समय बीता, सुनना, पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में जो समय बीतता है ना, इसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो जरा गौर करना भाई, पहली कोलिजन के बीच में समय कितना बीता, T1 का, ठीक है। दूसरी कोलिजन के बीच में समय कितना बीता, तो मान ले यहां समय लगा T2। उसके बाद T2 मतलब दूसरी कोलिजन और तीसरी कोलिजन के बीच में जो समय गया वो T3 गया। उसके बाद तीसरी कोलिजन और चौथी कोलिजन के बीच में जो समय गया वो कितना गया, T4 गया। तो अगर मैं सबके सब जो टाउ1 था, पहला कोलिजन का टाइम, दूसरा कोलिजन का टाइम, तीसरे कोलिजन का समय, अप टिल nth कोलिजन तक जो समय लगा, जब मैं उसका एवरेज ले लूंगा ना, तब मेरे पास क्या आएगा बेटा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद अब मेरे पास जो आएगा इसे कहा जाएगा टाउ, और इस टाउ का मतलब क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इस टाउ का मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। तो टाउ का मतलब क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और बाकी सारी चीजें आपके सामने बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करके रखी हुई हैं। पक्का क्लियर हो गया है, चलें आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो
अब आते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। एक रिलेशन निकालना है बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई ये अपने पास रहा पूरा सेटअप, ठीक है, ये अपने पास क्या है, पूरा का पूरा सेटअप है। जरा गौर करेंगे, यहाँ पे भर भर के तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है भैया, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है। और अपन ने इसका जो पूरा बैटरी सेटअप बना के रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा हैवी पॉजिटिव और जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा हैवी नेगेटिव। सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ भग रहे हैं, ये वाला यहां भग रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन बेसिकली अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाला साइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी जो लेंथ है वो एल के बराबर थी। अब यहां पे ना अपन एक काम करते हैं, सुनते हुए चलना अच्छे से, सुनते हुए चलना अच्छे से। अपन इसको मान लेते हैं कि छोटा वाला एन क्या है ना, छोटा वाला एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला बेटा मैंने कि जो छोटा वाला एन है ना वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। और जो बड़ा वाला एन है ना ये अपने पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैपिटल एन से अपन कर देंगे रिप्रेजेंट, और एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको अपन छोटे वाले एन से कर देंगे रिप्रेजेंट। इतना फंडा चमका पक्का, ठीक है। अब मैं अगर तेरे से पूछूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दे, अरे यूनिटरी मेथड भाई, एक पेन 5 रुपए का आता है, 10 पेन कितने का आएगा, 10 पेन आएगा चल तो बस कितने का, 50 का, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, अगर एक यूनिट वॉल्यूम पे अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटा वाला एन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे वायर के, इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम मतलब कितना होता है, A इंटू एल। भाई ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? अगर ये वाला फंडा पूरा क्लियर है तो टाइम स्टैम्प को मार्क करके बोल दो एक बार चमका सर, ठीक है। टाइम स्टैम्प को मार्क करके बोल दो एक बार चमका सर, जी सर पूरा क्लियर है, चले ठीक है। अब जरा गौर करना, अब एक बात सुन, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला होता है n इंटू ई, जहां पे अगर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई कर देंगे, अपॉन नीचे टी आ जाएगा, ठीक है। भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तेरे पास में कितने आ चुके हैं? तो नाली मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद ये टोटल वॉल्यूम, उसके बाद ये ई। अरे ऊपर देख ले, ऊपर एन यहां से अपन उचका लिया, कोई दिक्कत नहीं है अपॉन नीचे क्या बेटा, टी है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, NEA तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, NEA तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम करना बेटा, L अपॉन टी को यहां खोपचे में लिख लेना। देख इसका मतलब क्या होता है, सुनना मेरी बात को अच्छे से। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और T वो समय है जो समय लगा इतने एरिया, इतने लेंथ को पास करने में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। अब जरा गौर करना भाई, बैटरी अप्लाई करने के बाद, देखो 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 देखो, बैटरी को अप्लाई करने के बाद, बैटरी को अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, क्या आप उसको रैंडम थर्मल वेलोसिटी बोलना चाहोगे? नहीं सर, रैंडम थर्मल वेलोसिटी तब आती है जब बैटरी को अप्लाई नहीं किया गया होता है। जब सिर्फ एक वायर है और वो किसी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो रूम की एनर्जी, रूम की हीट लेकर के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाएंगे और तब वो मूव करेंगे, तब जो वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा रैंडम थर्मल वेलोसिटी। लेकिन बैटरी अप्लाई कर दी है, तो बैटरी अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी अ वेलोसिटी, बट व्हाट इज दैट वेलोसिटी गोइंग टू बी कॉल्ड? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर आप जरा निगाहें जमा के बैठे हैं तो आपको चमका होगा कि ये अपने पास एक फॉर्मूला डेवलप हो चुका है जहां पे करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेट कर दिया गया है। जी हां, ऊपर वही लिखा था कि रिलेशन निकालना था बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी सब्सक्रिप्ट डी, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये वाला काम भी आपका हो चुका है, डन डना डन डन, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर, चलें भैया चलें। ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। उसके बाद आता है एक्सपेंडेड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। भाई ये वाला फॉर्मूला आया तो आया कहां से, ठीक है। मैं तुमसे बस एक बात जानना चाहूंगा कि आपने अगर रिवाइज करा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करा है तो लेट मी हेल्प यू विद दिस। रेजिस्टेंस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, याद आ रहा है कुछ?
वायर की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, पाथ बहुत लंबा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे बहुत ज्यादा बार, ठीक है। पाथ बहुत बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को टकराने के लिए बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। हालांकि वो अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, ठीक है, वो तो अपन चाहते नहीं कि इलेक्ट्रॉन का ऐसे टक्कर हो बार बार, बट हो रहा है तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं उसके लिए यार, अब है जिंदगी। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं टकरा रहे हैं टकरा रही, तो पाथ बहुत लंबा है, ठीक है, रास्ता खत्म नहीं हो रहा, टक्कर खत्म नहीं हो रही, तो यहां पे क्या है कि पूरा सीन ही खराब है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इस केस में, तो लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, ठीक है, लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। उसके बाद R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर वायर मोटा है मतलब वायर के पास स्पेस बहुत ज्यादा है, जब वायर के पास स्पेस बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो करेंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसकी उल्टी बात देखो, अगर वायर पतला है, उसका एरिया बहुत छोटा है, वायर पतला है तो फिर स्पेस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर नहीं पाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब एब्सोल्युटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जैसे आप इसको देखेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L/A, और जैसे ही मैं यहां पे इक्वल टू लगाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा रो, और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू रो L/A। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L/A। इट इज एज सिंपल एज दैट, डन डनाडन डन हो चुका है ये वाला अपना पूरा केस, ठीक है भाई। जल्दी बताओ, पूरा फंडा क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। अब आते हैं एक्सपैंडेड फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। एक बात समझ जाओ, यहाँ पे रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी, या फिर आप इसको ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। मन करे तो रेजिस्टिविटी कहो, या फिर आपको अगर मन करे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम देने के पीछे का रीजन बहुत तगड़ा है बेटा। अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है जहां पे लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों यूनिटी बन जाते हैं, मतलब एक ऐसी स्पेशल कंडीशन जहां पे लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर हो गई है, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन पे रो की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। मतलब रेजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस कह सकते हैं एट अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूनिटी लेंथ एंड यूनिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये किस पर डिपेंड करता है, तो भैया ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करना और दूसरा क्या है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करना। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। मेरे ख्याल से आपको फंडा क्लियर हो रहा होगा। अब आपको लेके आते हैं इसके पूरे एक्सपैंडेड फॉर्मूला के ऊपर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ बेटा इसके एक्सपैंडेड फॉर्मूला के ऊपर, ध्यान देना, डाल दो हेडिंग एक्सपैंडेड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। अब जरा गौर करना, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था नावेद, I इज इक्वल टू NEAVD, जो वहां पे लिखा था ना फॉर्मूला अपने पास I इज इक्वल टू NEAVD, वो मेरे को ध्यान रहता है NEAVD तो एक टर्म सा बन जाएगा, एक नाम सा बन जाएगा नावेद करके, ठीक है। तो जरा उसको ध्यान रखें आप। अब जरा गौर करें, अब याद एक तरीका है अपना अपना याद करने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तरीका है अपना अपना याद करने का। तुम्हें अगर वैसे याद हो रहा तो वैसे याद रख लो, बिकॉज बट मेरे को तो नावेद के नाम से याद था तो नावेद बोल दिया, I इज इक्वल टू नावेद, ठीक है। अब जरा गौर करना, यहाँ पे छोटा वाला लेना आता है, इस बात को दिमाग में डाल लेना, अदरवाइज पूरा फंडा गलत हो जाएगा। अगर कैपिटल N होगा ना तो कैपिटल N क्या होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और छोटा वाला n है इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले अब जरा गौर करें। अब एक बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, एज वी ऑलरेडी नो दैट, एक बात हम ऑलरेडी जानते हैं, एज वी ऑलरेडी नो दैट, बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ बाई m। एक बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E टाउ बाई m। तो देयरफॉर करंट क्या हो जाएगा, NEA, और VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, E टाउ बाई m। E टाउ बाई नीचे क्या हो जाएगा बेटा, m हो जाएगा। तो अब यहां से अपन करंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बेटा, अपन यहां से करंट निकाल रहे हैं। तो I इज इक्वल्स टू अपने पास NE स्क्वायर, छोटा वाला है ना, E स्क्वायर A टाउ बाई m
इनटू खोपचे में रख लो ई को, ठीक है। अब यहां पे ना एक बात पे जरा गौर करना फिर से, एज वी ऑलरेडी नो। सर कौन सी बात है जो कि हमको पहले से पता होती है लेकिन आपके लिखने के बाद ही पल्ले पड़ता है। एज वी नो दैट, भाई जरा याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में एक बहुत ही शानदार सा रिलेशन था। एज वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, हाँ कि ना। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रॉडली देखूं तो E इज इक्वल टू, भाई माइनस को ओमिट कर 2 मिनट के लिए, माइनस बस ये शो करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। और ये चीज हमने कहां पढ़ के रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ के रखी है। बेफिक्र है ना, उस बात को लेकर के पढ़ा चुके हैं, बेफिक्र हो। तो वोल्टेज क्या होता है, V होता है, और लेंथ क्या है कंडक्टर का, वो तो L के बराबर है सर, ठीक है। तो अपन ने L लिख दिया। तो देयरफॉर अब जो कहानी आगे प्रोसीड होगी, देयरफॉर n e स्क्वायर a टाउ ओवर m, और E क्या हो चुका है, E हो चुका है V बाई L। इसको एक काम का नीचे पटक, तो I अपॉन V n e स्क्वायर a टाउ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा ml, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक काम करना, इसी को रेसिप्रोकेट कर देना, ठीक है। एक काम करना बेटा, इसी चीज को ना रेसिप्रोकेट मार देना। तो जैसे आप इसको पूरा रेसिप्रोकेट करोगे, क्या बोला मैंने बेटा, कि जैसे ही आप इसको पूरा पलटोगे, रेसिप्रोकेट मारोगे, तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन आई। और यहां पे तुम्हारे पास में क्या चीज बचने वाली है, वो जाएगा ऊपर, तो ml अपॉन नीचे आ जाएगा ne स्क्वायर a टाउ। तो अपन इसको लिख देंगे ऐसे करके, ये आ जाएगा ml अपॉन नीचे आ जाएगा ne स्क्वायर a टाउ। और ये तो आप लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ की V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो V अपॉन I क्या हो जाएगा, R के बराबर। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया है बेटा, ml ne स्क्वायर a टाउ। भाई ये बन गया है तुम्हारे पास बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला, ठीक है। ये तुम्हारे पास बन गया है बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला। अब इसके बाद अपन निकालेंगे यहां से रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा। ये तुम्हारे पास बन गया बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब अपन निकालने वाले यहां से रेजिस्टिविटी, ठीक है। देखो नाउ एक और बात हम लोग को पहले से पता है, और ये तो हमको सच में याद भी होगी, आज ही बताई थी और इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। एज वी ऑलरेडी नो दैट यार सर R तो होता है रो एल बाई ए, सर R तो होता है रो एल बाई ए। R क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। मैंने बोला ये बात भी बिल्कुल सही है, यहां पर भी कोई दो राय नहीं है। तो अगर मैं दोनों को ही इक्वेट कर दूंगा तो मुझे क्या बात समझ में आती है, ये वाला दिल भरा क्यों नहीं है, ये वाला दिल भी अपन ने भर दिया, ठीक है। दिल भरा होना चाहिए भाई। चले अब देख क्या होता है, जैसे अपन इसको इक्वेट करेंगे ना तो अपने को रो मिलने वाला है। जैसे अपन इसको इक्वेट करेंगे, जैसे अपन इसको इक्वेट करेंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, रो मिलने वाला है। सुनते हुए चलना, रो इज इक्वल टू भाई L अपॉन ए यहां से कट जाएगा, तो जो बचेगा वो तेरे पास क्या बचेगा, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, हाँ कि ना भाई, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, हाँ कि ना। ये रहेगा तुम्हारे पास बहुत ही जबरदस्त सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है। m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और मैं आपको जरा यहां दिखा दूं, सेम चीज लिखी हुई है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। भाई m n और e जो हो गया ये है नेचर ऑफ, वैसे e तो कांस्टेंट ही है, तो m अपॉन n जो है ना ये तेरे पास क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, क्या मास है, क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, उन सब चीजों पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। वैसे देखो n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो पूरा मसला है ना वो नेचर ऑफ मटेरियल। और ये देखो भैया टाउ, टाउ का मतलब क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। लेकिन मैंने कहा था कि टेंपरेचर, रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी माफ करो, टाउ का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन मैंने क्या कहा था कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करेगी टेंपरेचर के ऊपर। अब डिपेंड कैसे करेगी टेंपरेचर के ऊपर, तो जरा ध्यान देना। पहली बात तो क्या है, therefore रो डिपेंड्स, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब सर इतना ऑब्वियस क्यों है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो जरा गौर करना। भाई देखो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, वो तो एकदम प्रैक्टिकली ऑब्वियस है, बिकॉज मास हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ये सब तो भैया मटेरियल टू मटेरियल तो वो वेरी करने वाला है। लेकिन सर यहाँ पे टाउ का क्या खेल होगा, तो जरा गौर करना। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया,
क्या बोला मैंने कि अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, भाई सुनते हुए चलना, गलती मत करना, ठीक है। अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा ना तो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा, हाँ कि ना। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपस में बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, तो यहां पे कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा भाई। पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में जो समय बीता होता है ना उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया तो कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होंगे, तो फिर भैया रिलैक्स करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने के लिए समय कम मिलेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और आप एक बात समझें, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और कंडक्टर में वही तो होता है भाई, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये पूरी चीज लॉजिकल सीक्वेंस में आ गई आप लोग के सामने कि हाँ भाई अभी बात बिल्कुल सही है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। टाउ का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो कोलिजन बहुत फ्रीक्वेंट होंगे और इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम समय बचेगा रिलैक्स करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत कम समय बचेगा रिलैक्स करने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलें ठीक है, फिर ये वाला फंडा पूरा क्लियर होगा कि कैसे रेजिस्टिविटी जो होती है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये जो शानदार सा बहुत ही खूबसूरत सा आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी एंड दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही चुके थे। चलें फिर आगे बढ़ेंगे इसमें अब। अरे एक सेकंड, तुम्हें नोट करना है क्या पूरा? तुमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया मेरे ख्याल से, मतलब तुम मुझे बोलोगे ना कि सर आपने मौका ही कहाँ दिया स्क्रीनशॉट लेने का, तो बेटा ले लो इसका स्क्रीनशॉट। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। और उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलें ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा आप लोग के दिमाग में। तो एक्सपैंडेड फॉर्मूला अपन ने पूरा बता दिया, ये सब चीजें भी आपको पूरे एक्सप्लेन कर दी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलो आगे बढ़े। ओके बस खत्म, इतनी अपने पास स्लाइड्स थी। तो ये था अपने पास पूरा का पूरा कंटेंट जिसमें आपको पूरा बता दिया ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, एक्सपैंडेड फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि हाँ यार इस वाले वीडियो को देख करके ना अब दिमाग से सारे फंडे पूरे क्लियर हो चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो पर जरा प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को फैला दो, ठीक है, ताकि सबको मालूम चल जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या काम करना है आपको बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास 6 से क्लास 12 तक का कंटेंट पूरा वहां पे अवेलेबल है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं, तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन है, तारीफ है, बुराइयां हैं, तो जो भी कुछ है उसको आप बड़े प्यार भरे शब्दों में मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। अगर आपका फीडबैक देख के लगा कि हाँ भैया जेन्युइन फीडबैक है, इस पे काम करना चाहिए, तो फिर बिल्कुल काम किया जाएगा। दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। तो क्लास खत्म, यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।